नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हम बैक टू बैक आपको एक वीडियो में पूरा कोर्स जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम देखेंगे हमारा मैथ जो सब्जेक्ट है उसका आपका पूरा कोर्स एक वीडियो में। तो कंप्लीट सारी चीज़ों को टच करेंगे और यदि आप पेपर से 1 घंटा पहले इसे देख लेंगे तो आपका सारी चीज़ें रिवाइज जो है हो जाएंगी। पर मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए टॉपिक वाइज मैं वीडियो एक एक बना चुका हूँ। अब आप चाहें तो अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो उन टॉपिक वाइज वीडियो को अगर आप देख के जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इन सभी से आप रिवाइज ज़रूर कर सकते हैं पर चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आपका बेसिक जो है वो कंसेप्ट क्लियर होगा। इससे पहले हमने इससे इसी सेमेस्टर यानी कि थर्ड सेमेस्टर का ही और साथ ही साथ फर्स्ट सेमेस्टर का संयुक्त रूप से संस्कृत विषय का फास्ट डिवीजन देखा था। नहीं देखा है आपने तो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैं ये भी बता दूं कि सभी सब्जेक्ट के हम वन सब्जेक्ट में यानी कि वन वीडियो में जो है पूरा कोर्स वाला करा चुके हैं। केवल आपका हिंदी और ये मैथ दो ही सब्जेक्ट जो है आपके रह गए हैं। संस्कृत आपका पहला पेपर, दूसरा पेपर, इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह सारी चीज़ें हम ऑलरेडी करा चुके हैं। तो आपका पहला जो यहाँ पर चैप्टर है वो है आपका थर्ड सेमेस्टर में अनुपात और समानुपात से संबंधित। तो अनुपात की अगर बात करें तो जो सबसे बेसिक प्रश्न आता है वो ये आता है कि कोई दो रेशियो दिए होंगे, जैसे कि आपको ए अनुपात बी जो है इसकी वैल्यू आपको 3:5 जो है वो दे रखी होगी। इसी प्रकार बी अनुपात सी जो है इसकी वैल्यू आपको 2:8 दे रखी होगी। तो आपसे पूछा जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का जो है वो मान बताइए। तो आप क्या करेंगे, 3:5 को इसी प्रकार रखेंगे और 2:8 को इसके 5 के नीचे से रखना शुरू करेंगे तो 2:8 इस प्रकार से लिख सकते हैं। 3 को जो है आप 2 से गुणा करेंगे, 5 को 2 से गुणा करेंगे और 5 को 8 से। ये सीरियल ध्यान रखिएगा, इस प्रकार और इस प्रकार। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, अनुपात लगाएंगे। 5 को 2 से करेंगे तो 10 आएगा, अनुपात लगाएंगे। और 5 8 जा करेंगे तो 40 आएगा। तो ये आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ जाएगा। पर अगर आप देखिए इसको किसी भी संख्या से कट रहा है तीनों चीज़ें तो आप उसे काट भी सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 3 6 होता है, 2 पंचे 10 होता है और 2 2 जा 4 यानी कि 20 बार में जाएगा, यानी कि 3:5:20 जो है आपका मान आ जाएगा। अब ये और ज़्यादा नहीं कटेगा तो यही आपका ABC का मान आ जाएगा। तो ये आपका तरीका होता है जब नॉर्मल रेशियो आपसे पूछा जाए। इसी को करने का एक तरीका ये भी होता है कि 2 को आप नीचे रख दें और इसी प्रकार जो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है यानी कि यहाँ जो 8 लिखा है ऊपर लिख दें। पर वो आप 2 4 तरीके ना याद रखिए, एक सिंपल सा नॉर्मल सा तरीका याद रखिए। अब इसी में ही प्रश्न और आगे बढ़ाकर पूछा जाता है, ABCD चारों का अनुपात पूछ लिया जाता है। इसको रख करते हैं हम। तो वो आपका कुछ इस प्रकार से होगा कि AB जो है इसका रेशियो आपको दे रखा है 3:5 दे रखा है। इसी प्रकार B अनुपात C जो है इसका मान आपको दे रखा है 2:3। इसी प्रकार C अनुपात D भी दे रखा है यहाँ पर और इसका मान आपको दे रखा है 4:7। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। इस प्रकार से चारों जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, 3 यानी कि जो पहला वाला है उसके एक नीचे के नीचे इस प्रकार से क्रम रखते जाइए और इसी प्रकार 5 3 7 इसको भी ऐसे ही रखते जाइए। अब इसमें गुणा करने का जो सीरियल होता है वो ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको गुणा इस क्रम में करना होता है, दूसरे नंबर पर आपको गुणा इसको इससे करना होता है और उसके बाद इससे करना होता है और तीसरे नंबर पर आपको जो गुणा है वो 5 को 3 से और 3 को जो है गुणा करने के बाद जितना आया उसके बाद उसको 4 से। ये हो गया आपका तीसरे नंबर का। और चौथे नंबर पर गुणा होता है इस प्रकार से सीधे सीधे। मैं आपको बताता हूँ यहाँ से करके। पहले नंबर पर 3 को 2 से गुणा करेंगे और 2 को 4 से, तो 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। तो सबसे पहला आपका मान आएगा 24। अनुपात लगाएंगे, 4 अनुपात है ना ABCD, इसीलिए 4 बार गुणा किया गया है। दूसरे में आप क्या करेंगे, 5 को इस 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 होगा और 10 को जितना भी आएगा उसको नीचे वाले से गुणा करेंगे 4 से। तभी मैंने देखिए इस प्रकार से एरो बनाया है। तो 5 दूना 10 और 10 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका 40 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका 40 हो जाएगा। फिर आप अनुपात लगाएंगे इसी प्रकार। तीसरे नंबर पर 5 को 3 से और 3 को 4 से, ये सीरियल मैंने बनाया ना, 5 3 जा 15 और 15 को 4 से करेंगे तो 15 चौके 60 होता है। तो यहाँ पर आपका 60 आ जाएगा। फिर अनुपात आप लगाएंगे और इसी प्रकार लास्ट में 5 3 7 एक सीरियल से गुणा कर देते हैं तो 5 3 जा 15 और 15 सत्ते होता है 105। तो आपका 105 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका ABCD की वैल्यू जो है अनुपात की जो है वो आ जाएगी। तो बेसिक चीज़ें यहीं से ये आती हैं।
इसमें ही आपके और भी होते हैं तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात और मिश्रित अनुपात, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में बताई थी। यहाँ पर हम फर्स्ट डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो सबसे जो बेसिक है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम समानुपात की। समानुपात में आपका प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और सबसे जो सिंपल प्रश्न है यहाँ से उसी पर बेस्ड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ इस प्रकार से होता है कि 2:3 आपका हो जाएगा, बीच में समानुपात लगा हुआ है और इसी प्रकार 10 लिखा है और यहाँ पर अनुपात 15 लिखा है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ, प्रश्न ही बता रहा हूँ। तो आप करते क्या है, इसको यानी कि जो पास वाली संख्या है इसको इससे गुणा करते हैं और बाहर वाली संख्या जो है बाहर को बाहर से गुणा करते हैं। अब इसमें कोई भी एक संख्या ऐसी हो जो नहीं दे रखी, जैसे 10 नहीं दे रखी, तो इसकी जगह आप x मानेंगे और गुणा करने का तरीका क्या होगा, 3 गुणे x करेंगे बराबर 15 गुणे 2 करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि 10 नहीं दे रखा है, x आप स्वयं से मानेंगे, इसका मान निकालना होगा, तब आप इस प्रकार से करेंगे। तो x का मान निकालेंगे, 15 दूना 30 करेंगे और बटे में 3 ले जाएंगे वाला, तो 3 × 3, 3 × 30, तो x का मान 10 जो है आपका आ जाएगा। तो ये आपका समानुपात निकालने का तरीका जो है वो होता है। तो इसमें बेसिक यहीं से प्रश्न आता है। अच्छा, एक और आपका आता है मध्यानुपात। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 16 और 25, 16 और 25 जो है इसका मध्यानुपात बताना है, तो आप सिंपल से तरीके से अब इसे x मान के करेंगे तो आपका तरीका अलग होगा, बीच में आप x मानेंगे। इसी को मैं यहाँ पर रफ करके बता देता हूँ। अगर आप इसे x मान के करेंगे तो कैसे करेंगे, 16 आपका यहाँ पर आ जाएगा एक रेशियो के तौर पर, और अनुपात में आप इसे k मान लीजिए और समानुपात यहाँ पर भी k मानेंगे और दूसरा आपका 25 दे रखा है। तो ये आपसे पूछा जाता है क्या, मध्यानुपात के संदर्भ में। तो इसे आप सॉल्व उसी तरीके से करेंगे कि k को k से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो k का स्क्वायर होगा और 25 को 16 से कर रहे हैं तो 16 गुणे 25 होगा। वहाँ पर k स्क्वायर बराबर जो है वो 16 के आ जाएगा, 16 गुणे 25 के आ जाएगा और इसे आप गुणा करके उसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो आपका मान यहाँ से 20 जो है वो निकल के आ जाएगा। यहाँ से इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, अंडर रूट ए बी आपका सूत्र होता है, डायरेक्ट a की जगह 16, b की जगह 25 रख सकते हैं, तो यहाँ से भी आपका मान निकल कर आ जाएगा। पर आप जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करेंगे जब डीएलएड के लेवल पर आप सॉल्व कर रहे हैं, पर आपको जब नहीं आ रहा होता है तब आप शॉर्ट ट्रिक से जो है वो कर सकते हैं। अब करते हैं इन सारी चीज़ों को। एक चीज़ मैं और यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि जो डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर हुआ है उसमें जो पैटर्न आया है वो आपका टोटली बेस्ड आया है, कंपटीशन लेवल पर बेस्ड जैसे प्रश्न आते हैं वैसे ही। आपका कोर्स का वहाँ से नहीं पूछा गया है, तो आपको भी कहीं ना कहीं हिंट मिल गई है कि आपको। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो घातांक की अवधारणा, पूर्णांक, परिमेय संख्या उस पर बेस्ड है। तो वहाँ से प्रश्न आते हैं, उसका मान आपको निकालना होता है, सूत्र वगैरह जो भी वहाँ पर पुट हो रहा हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊँ तो 32 की पावर जैसे कि 1/5 लिखा हुआ है तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए और ऑप्शन में वहाँ पर दे रखा होगा कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस टाइप से। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 32 को आप इस प्रकार से लिखिए कि जो घातांक में 5 लिखा है उसी की तरह बन जाए। तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 के गुणांक में लिख सकते हैं। तो 2 गुणे 2, आप चाहें तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस 5 तक लिख सकते हैं, 2 टू द 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो यानी कि आप क्या कह सकते हैं, इसकी टोटल की पावर आप 1/5 लिखेंगे। फिर इसे आप और एक स्टेप ले जाएंगे आगे तो 2 की घात 5 लिख सकते हैं और ओवरऑल ऑलरेडी वहाँ पर पावर 1/5 जो है वो थी। फिर आपका ये जो घातांक होती हैं आपस में गुणा हो जाती हैं, तो 5 गुणे 1/5 होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, केवल और केवल 2 बचेगा। तो यहाँ पर आपका 2 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न घातांक वाले जो चैप्टर है उससे पूछे जाते हैं। इसी प्रकार एक और प्रश्न मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे यहाँ पर आपको करना है। जैसे कि लिखा होगा 3 गुणे 16 की पावर आपको 3/4 जो है वो दे रखी है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 16 को ही किसी फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं और ये आप देखते हैं जो घातांक होती है उसमें नीचे वाली संख्या क्या लिखी होती है, 4 लिखी है। तो ये मान के चलिए 16 को भी आप 2 के गुणांक में जब लिखते हैं तो 2 की घात 4 लिखेंगे, तभी आपका घातांक नीचे वाला 3/4 का और साथ ही जो इसको आप पावर में लिखेंगे वो कटती है। कहने का मतलब ये है, इसको आप सॉल्व करेंगे 2 की घात 4 आप लिख सकते हैं, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और इसकी पूरी की पावर आप लिखेंगे 3/4। अब गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, 2 की घात 3। तो 3 गुणे 2 की घात 3 आपका बचेगा। तो 3 गुणे 2 की घात 3 होता है 8, 8 3 जा हो जाएगा आपका 24। तो 24 आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन सब पर बेस्ड। तो प्रश्न तो इसमें बहुत लेंदी लेंदी आ सकते हैं, पर मैं यहाँ पर आपको
उतनी सारी चीज़ें ना बताकर सूत्र जो है वो बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, क्योंकि इस पर बेस्ड कई बार फॉर्मूला पर ही बेस्ड डायरेक्ट प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है। तो आप क्या कहेंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये आपका जो है वो सूत्र होता है। और एक और सूत्र होता है, वो होता है आपका मिश्र धन का। मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज जो है आपका होता है। साधारण ब्याज से अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो टोटली इन्हीं दोनों जो सूत्र होते हैं उन पर बेस्ड प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। बाकी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा डिटेल में और उतना अगर नहीं पूछा गया तो वैसे इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। और ज़रूरी नहीं कि इसमें आपसे साधारण ब्याज ही पूछा जाए, आपसे मूलधन गुणे दर गुणे समय में भी कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। चलिए एक प्रश्न भी देख लेते हैं इसी पर बेस्ड। जैसे कि आपका प्रश्न दे रखा है कि कितने धन का जो ब्याज है, कितने धन का ब्याज 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 67 रुपये जो है वो हो जाएगा। ये जो है आपका प्रश्न है। अब यहाँ पर अगर आप सूत्र लगाएंगे तो आप क्या लगाएंगे, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर। क्यों ऐसा लगाया गया, देखिए मैंने क्या बताया था, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कितने धन का, यानी कि क्या पूछा गया, मूलधन पूछा गया है। यहाँ से आपको मूलधन निकालना है, ऊपर वाले सूत्र से मूलधन निकालेंगे तो ये जो 100 है ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा साधारण ब्याज में, और दर गुणे समय जो है इसके नीचे बटे में आ जाएगा। तो यही तो मैंने किया है। अब यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। जो यहाँ पर आपका साधारण ब्याज है वो आपका कितना दे रखा है, 67 रुपये दे रखा है। तो 67 गुणे 100 आपका हो जाएगा, और बटे में समय आपका कितना है, 5 वर्ष है, तो 5, और गुणे दर जो है आपकी 4% की दे रखी है तो 4 रख देंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 335 रुपये समथिंग जो है वो आ जाएगा। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका होता है साधारण ब्याज से संबंधित। अब बात कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है वो आपका होता है मिश्र धन बराबर मूलधन, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और की घातांक में n, या कह सकते हैं समय। वैसे इस प्रकार से लिखा नहीं जाता, लिखा इसे इस प्रकार से जाता है, आप हर जगह देखेंगे a बराबर p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n, इस प्रकार से जो है वो लिखा जाता है। इस पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका एक प्रीवियस ईयर में ही आया था, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे लिखा है प्रश्न में कि 400 रुपये का 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है आपको। तो यहाँ पर जो 400 रुपये की बात की गई है वो आपका क्या है, वो आपका ए हो जाएगा, जो कि आपका मिश्र धन है। तो 400 बराबर जो पी है ये आपका यहाँ पर क्या है, नहीं, आपका जो P है वो आपका प्रश्न में दे रखा है ना, तो 400 की जगह आप P की जगह रखेंगे, यानी कि इसको यहाँ से रख करके यहाँ पर रखेंगे हम 400, और A जो है इसको ऐसे रखेंगे। तो 400 उसके बाद 1 प्लस आर अपॉन 100, यानी कि 1 प्लस आर जो है उसकी वैल्यू प्रश्न में दे रखी है 5%, यानी कि आपकी जो दर है वो 5 दे रखी है बटे 100, और इसकी पावर जो साल दे रखा है, समय दे रखा है, वो 2 दे रखा है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका जो मान है वो 441 जो है वो निकल कर आएगा। ये आपका ए है, यानी कि ये आपका मिश्र धन होगा। प्रश्न में यहाँ पर चलिए लिख भी देता हूँ, कुछ लोगों को हो सकता हो ना समझ में आए, प्रश्न आपका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। प्रश्न है आपका 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपको बताना है। ये आपका जो है वो प्रश्न है जो कि आपका 2017 का द्वितीय बार का पेपर हुआ था डीएलएड का, उसमें पूछा गया था। अब देखिए
₹400 का 5% जो है, ये जो ₹400 ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा मूलधन। जो मैंने अभी आपको बताया कि मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस आर अपॉन 100, जो पी है ये आपका क्या है, मूलधन है। तो हमने क्या किया, मूलधन की जगह मूलधन 400 रख दिया। 1 प्लस 5% वार्षिक ब्याज की दर है, तो दर की जगह 5 रख दिया बटे 100, और पावर टोटल की एन यानी कि समय, समय 2 वर्ष दे रखा है। सारी चीज़ें वैल्यू जब पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से ए का मान 441 निकल आएगा। फिर हम क्या करते हैं, प्रश्न में पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, आपका क्या निकल कर आया है, आपका यहाँ से निकल कर आया है मिश्र धन, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये मिश्र धन का है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ये आपका जो है वो सूत्र होता है। मिश्र धन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 441 हो जाएगा, मूलधन आपका क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और बराबर निकल कर आपका 41 चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो सही हो जाएगा। 41 रुपये आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इन प्रश्नों को किया जाता है। देखिए चीज़ें, ये आपको मैंने पहले भी कहा, मैं आपसे बिल्कुल भी 1% भी झूठ नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे शॉर्टकट में मैं आपको चीज़ें बता दूंगा, पर कंसेप्ट आपका तभी क्लियर होगा जब आप चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। यदि आपको चीज़ें आती हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा, पर अगर आपको कुछ नहीं आता है और आप सोच रहे हैं कि एक फास्ट रिवीजन से सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी, तो ये यहाँ पर गलत होगा। हाँ, ये है कि कुछ चीज़ें आपको आ जाएँगी, अगर आपको पेपर में कुछ नहीं आ रहा होगा पर उससे अच्छा आपकी बेटर कंडीशन होगी, तो उसके लिए आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं। सारी चीज़ें रब करते हैं हमारा। नेक्स्ट चैप्टर था आपका बैंकिंग से संबंधित। बैंकिंग में थोड़ा बहुत थ्योरी है, तो 1-2 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। बैंकिंग में अगर बात करें तो बैंक से धन निकालने की जो विधियाँ हैं वो क्या-क्या होती हैं? तो 2 मुख्यतः होती हैं, एक निकासी आहरण फॉर्म द्वारा होती है और दूसरी चेक द्वारा होती है। आप देखते हैं पैसा कभी आपने निकाला होगा, तो एक फॉर्म भरते हैं आप, उसके द्वारा आप पैसा निकाल सकते हैं, या किसी के द्वारा चेक दिया गया है, डायरेक्ट उसके थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये दोनों विधियाँ होती हैं। फिर इसी के अंतर्गत आपका जो चेक है, वहाँ से प्रश्न आपका 2 बार पूछा जा चुका है अब तक डीएलएड में। 2018 में भी पूछा गया था, 2017 का द्वितीय बार का पेपर में भी पूछा गया था कि चेक कितने प्रकार के होते हैं बताइए। और 2018 में पूछा गया था रेखांकित और बियरर चेक में अंतर क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर चेक के प्रकार की बात करें तो टोटल आपके 3 मुख्यतः प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार होता है वो आपका होता है वाहक चेक या धारक चेक, इसी को हम बियरर चेक के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका होता है आदेशित चेक, पहले मैं शॉर्ट में चलिए लिख भी देते हैं, वाहक चेक या धारक चेक। और दूसरा वाला जो होता है आपका वो होता है आदेशित चेक, और इसे हम इंग्लिश में ऑर्डर चेक के नाम से जो है वो जानते हैं। और तीसरा आपका होता है रेखांकित चेक, जिसे हम क्रॉस चेक के नाम से जो है वो जानते हैं। तो प्रश्न में जो पूछा गया था वो रेखांकित और बियर चेक में अंतर बताइए, ये जो है वो पूछा गया था। रेखांकित चेक आपका लास्ट वाला होता है और जो बियर चेक है वो पहला वाला होता है। ये आपका 2018 में पूछा गया था। और 2017 का जो द्वितीय बार का था वो पेपर, उसमें वाहक चेक किसे कहते हैं ये डायरेक्ट पूछा गया था। अब तीनों को भी जान लेते हैं। सबसे पहला बात करते हैं वाहक चेक के बारे में। तो वो चेक जिसके नाम होता है वो स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर जो लिखी धनराशि होता है उसको बैंक से प्राप्त कर सकता है, और इसमें चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक होता है जब बात की जाती है वाहक चेक की। दूसरा आपका होता है आदेशित चेक। इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करता है जिसके नाम चेक काटा गया है। तो ये आपका होता है आदेशित चेक। और तीसरा आपका होता है रेखांकित चेक। जब चेक के बाएं कोने पर आप देखेंगे दो तिरछी समांतर रेखाएं खींचकर उनके मध्य एंड सीओ करके लिखा रहता है या नॉट करके लिखा रहता है, अकाउंट पेई ओनली इस टाइप से लिखा रहता है, तो ऐसे चेक को रेखांकित चेक जो है वो कहते हैं। अकाउंट पेई ओनली या नॉट निगोटेबल लिखा जो चेक होता है उसका भुगतान चेक धारक अपने खाते में ही जमा करके प्राप्त कर सकता है। तो ये आपका रेखांकित चेक में जो है वो आता है। और इसी में ही जो आपका एंड को की मैंने बात की, उसकी अगर बात करें तो इस वाला जो क्रॉस चेक होता है वो दूसरे के चालू खाते में भी जमा करके प्राप्त जो है वो किया जा सकता है। ये आपके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। प्रश्न अगर पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में
तो बिल्कुल फिर से पूछा जा सकता है। सारी चीज़ों को आप करते हैं। बैंकिंग में ही आपका जो है वो खातों से संबंधित भी प्रश्न दे रखा है, उसकी भी बात कर लेते हैं कि बैंक में कौन कौन से खाते खोले जा सकते हैं। तो पहला आपका होता है बचत खाता, जिसे हम सेविंग बैंक अकाउंट कहते हैं। दूसरा होता है आपका चालू खाता, जिसे हम करंट अकाउंट कहते हैं। तीसरा होता है आपका सावधि जमा खाता, जिसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। और चौथा होता है आपका आवर्ती संचयी जमा खाता, जिसे हम रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। और पांचवा और आखिरी होता है आपका अल्पवयस्क खाता, जिसे हम माइनर अकाउंट कहते हैं। ये आपके मुख्यतः 5 प्रकार जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो हमारा लघु गणक है। लघु गणक को मैंने पूरा कवर किया है टॉपिक वाइज में। टॉपिक वाइज वाले वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको लघु गणक पूरा आ जाएगा, उसको अवश्य देख लीजिएगा। और मैं यहाँ पर आपको रिवाइज के तौर पर उसके जो फॉर्मूले हैं वो जो है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है log m इंटू एन बराबर, और बेस में आपका a रहता है छोटा सा, इसका मान होता है log m प्लस log n, और बेस में आपको a इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये आपका पहला होता है कि दिए हुए आधार पर किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल का जो लघुगणक होता है वो उसी आधार पर उनके अलग अलग लघुगणकों के योग के बराबर होता है। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा आपका होता है भाग के संबंध में कि log बेस a m अपॉन n, ये बराबर होता है log बेस a m माइनस log बेस a n। ये आपका दूसरा होता है। इसमें आप क्या कहेंगे कि दिए हुए आधार पर किन्हीं दो संख्याओं के लघुगणक उसी आधार पर अंश के लघुगणक और हर के लघुगणक के डिफरेंस यानी कि अंतर के बराबर होता है। फिर आपका हो जाएगा इसमें तीसरा, जिसको आप क्या कहेंगे log बेस a m की पावर n बराबर n log बेस a m। ये आपका तीसरा सूत्र हो जाएगा, जिसमें आप क्या कहेंगे कि दिए हुए आधार पर किसी दी हुई संख्या की घात का लघुगणक उस घात तथा समान आधार पर जो उक्त संख्या उसके लघुगणक के गुणनफल के बराबर जो है वो होता है। फिर इन सारी चीजों को रब करते हैं। दो और आए आपके, उनको भी देख लेते हैं। अगला होगा आपका log बेस a 1, इसकी वैल्यू क्या होती है तो 0 होती है। ये आपसे बहुविकल्पी में बहुत पूछा जाता है कि किसी भी आधार पर एक का लघुगणक सदैव शून्य होता है। याद रखिएगा, ये आपका लाइन की किसी भी आधार पर एक का लघुगणक सदैव शून्य होता है। और लास्ट आपका आप क्या लिखेंगे कि log बेस ए, और ऊपर भी आपका ए, इसकी मान की बात करें तो एक होता है। और इसे भी याद रखिएगा कि किसी संख्या का उसी आधार पर जो लघुगणक होता है वो सदैव एक जो है वो होता है। ये सब आप जब क्वेश्चन करते हैं उनमें तब आपको और अच्छे से सारी चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी कि कैसे कहाँ पर कौन सा कंसेप्ट जो है वो यूज़ हो रहा है। एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ करके, ताकि आपको थोड़ा सा इसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएं। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, log बेस a 2 की पावर आपका x प्लस 4 है बराबर में log बेस a 256 है। तो ये है आपका दे रखा है, इसमें आपको x का मान जो है वो बताना है। अब आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो स्टार्टिंग का है इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे, यानी कि log को आप ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। बेस a 2 की पावर x प्लस 4, आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। फिर ये जो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, वैसे बराबर की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम प्रश्न को थोड़ा सा और सरल बना देते हैं। मल्टीप्लाइड के लिए डॉट लगा देते हैं, तो मल्टीप्लाइड के लिए डॉट लगाएंगे। log है 256 जो है, इसको आप बेसिकली आपको समझना है कैसे ब्रेक करना है। तो 256 को 2 की पावर के फॉर्म में आपको लिखना है। यहाँ पर 2 है तो आपको यहाँ पर भी 2 बनाना है। 2 की फॉर्म में 256 कितनी बार में लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 8 आपको 256 के बराबर होता है। इसको भी आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आए कौन सी चीज़ घातांक में है। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट लगा दिया था। अब 2 की पावर 8 यहाँ है और सेम चीज़ यहाँ पर भी है, तो आप इस चीज़ पर गौर कीजिए। log बेस a 2, log बेस a 2। तो जब आधार समान होते हैं तो हम क्या कहते हैं, जो घातांक होते हैं उनको बराबर रख लेते हैं। तो बस आगे यही प्रोसीजर आपको करना है। x प्लस 4 बराबर 8 रखेंगे, x बराबर 8 माइनस 4 रखेंगे, बराबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। मेन आपको एक कंसेप्ट समझाना था, ये कोई क्वेश्चन आपका नहीं है। क्वेश्चन तो यहाँ से जो अधिकतर पूछ जाते हैं वो पूछ जाते हैं कोई लॉग में वैल्यू दे रखी होती है, उसका मान आपको निकालना होगा, या ऑलरेडी आपको घातांक में कोई वैल्यू दे रखी है उसका लघुगणक निकालना होगा। उस टाइप से प्रश्न आते हैं।
जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं, आपका प्रीवियस ईयर 2018 में आया था कुछ इस प्रकार से कि 5 की घात 3 बराबर 125 दे रखा था और इसको आपको बताना था लघुगणक के रूप में। तो कैसे लिखेंगे आप इसे? लॉग बेस में जो है वो 5, 125 बराबर 3। इसका पूरा कंसेप्ट होता है कि जो यहाँ पर घात वैल्यू दे रखी है वो आपकी बेस में जाती है, जो घातांक में बराबर के उधर जाती है, और जो बराबर के उधर है वो साथ में लॉग की वैल्यू आती है। सेम इसी का ही अपोजिट भी पूछा जा सकता है कि ये आपसे लिखा होगा, पूछा जाएगा इसे किस प्रकार से आप नॉर्मल भाषा तरीके से घातांक में लिखिए, तो उस टाइप से भी आप इसे अपोजिट करके भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यह हो गया आपका लघुगणक। इसके अलावा मैं आपको प्लेलिस्ट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं होम वीडियो प्लेलिस्ट, इस प्रकार से सेक्शन बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नीचे थर्ड सेमेस्टर जो है वो लिखा हुआ है। थर्ड सेमेस्टर की लाइन से सभी प्लेलिस्ट हैं। यहाँ पर जो साइड में एरो बना हुआ है इस पर और क्लिक करेंगे तो और सारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगी और इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, फर्स्ट डिवीजन से लेकर सारी चीज़ें। इसी में आप देखेंगे तो मैथ की ये प्लेलिस्ट है जिसमें 36 वीडियो है। इसको जब आप खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको सभी वीडियो जो है वो लाइन से मिल जाएंगे, जिसमें सभी टॉपिक पर देखिए ऑलरेडी वीडियो पड़े हुए हैं। अनुपात, समानुपात, इसी प्रकार से आपका घातांक, इसी प्रकार से लघुगणक, समुच्चय, शेयर, लाभांश, एक एक वीडियो में एक एक प्रश्न ऑलरेडी मैंने करा रखा है। सिंपल इंटरेस्ट है आपका पूरा 6 वीडियो में, घन, इसी प्रकार मैथ के पेपर 2016-17 सभी प्रीवियस ईयर पेपर से लेकर के सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो आपका समुच्चय पर आधारित होता है। तो समुच्चय के अंतर्गत हम डायरेक्ट प्रकार की बात कर लेते हैं, जहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका सीमित समुच्चय, जिसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। तो किसी समुच्चय के जो अव्यय होते हैं उनकी संख्या जहाँ पर निश्चित होती है, सीमित होती है, गिनी जा सकती है, उसे हम सीमित समुच्चय के नाम से जो है वो जानते हैं। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? असीमित। आ जोड़ दीजिए, बाकी वही सारी चीज़ें। तो असीमित समुच्चय क्या होता है? जहाँ पर समुच्चय के अव्यय जो है उनकी संख्या अनिश्चित हो, असीमित हो, जिन्हें गिना ना जा सके। इसको हम कैसे लिखेंगे? एन, यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उसको 1, 2, 3 इस प्रकार से अनंत तक आप लिखते हैं। तो ये आपका क्या है? असीमित समुच्चय है। फिर बात करते हैं तीसरे की। तीसरा होता है आपका एकल समुच्चय। इसको क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। एक ऐसा समुच्चय जिसमें मात्र एक ही अवयव स्थित हो। जैसे कि आप क्या कहेंगे कि आर बराबर कोई भी चीज को परिभाषित किया जा रहा है, 6 लिखा हुआ, तो ये क्या है आपका? ये आपका एकल समुच्चय है। फिर आपका चौथा होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम क्या कहते हैं? तो एम्प्टी सेट कहते हैं, जिसमें आप कहते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अव्यय उपस्थित ना हो, रिक्त समुच्चय होता है। और जो रिक्त समुच्चय होता है इसको जो ग्रीक अक्षर होता है जिसे हम फाई कहते हैं, और आप क्या कह सकते हैं? एंड, अथवा इस प्रकार से जो पैराग्राफ होता है इसके द्वारा जो है वो पैराग्राफ क्या कह सकते हैं? ब्रैकेट कहेंगे, कि ब्रैकेट खाली ब्रैकेट होता है, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि 7 और 8 जो है इसके मध्य के जो पूर्णांक हैं कितने होंगे? 7 और 8 के बीच कोई पूर्णांक है ही नहीं, तो आपका 0 होगा। तो आप क्या इसे इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि शून्य जो है वो लिखकर परिभाषित कर सकते हैं। ये हो गए 4। रफ करते हैं, पांचवा देखते हैं। पांचवा होता है आपका तुल्य समुच्चय, जिसे हम इक्विवेलेंट सेट के नाम से जानते हैं। तो दो समुच्चय ए और बी जब तुल्य समुच्चय तब कहलाते हैं जब उनके जो अव्यय होते हैं उनके मध्य एकांक की संगति, या कह सकते हैं एक एक संगतता जो है वो विद्यमान रहती है। ए की वैल्यू कुछ दे रखी हो, बी की वैल्यू कुछ दे रखी हो, उसमें कंपैरिजन दर्शाया जा रहा है तो तुल्य समुच्चय हो जाएगा। छठा आपका बात करते हैं तो सम अथवा समान समुच्चय हो जाएगा, जिसे हम इक्वल सेट कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? एक्स की वैल्यू दे रखी है, या ए की वैल्यू एक्स वाई जेड दे रखी है, बी की वैल्यू वाई जेड एक्स दे रखी है। तो क्या है? वैल्यू तो है सेम, पर आगे पीछे दे रखी है। सम अथवा समान समुच्चय ये आपके हो जाएंगे। तो ये मुख्यतः 6 प्रकार यही जो है वो होते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ से इंटरसेक्शन और यूनियन के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जाता है। उसमें अगर बात करें तो जैसे कि ए की वैल्यू आपको कुछ दे रखी है, 1, 2, 3 इस टाइप से कुछ दे रखी है मान लीजिए, और ये जो ये ब्रैकेट होते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू भी मान लीजिए 2, 3 और साथ ही साथ 4 दे रखी है, ये आपका दे रखा है। तो ये आपसे क्या पूछा जाए? इंटरसेक्शन पूछा जाए। इंटरसेक्शन में उल्टा यू जो है वो होता है। तो इस प्रकार से जब पूछा जाता है तो आप क्या देखते हैं? पहली वाली संख्या और दूसरी वाले में क्या कॉमन है, दोनों में कौन सा शब्द यहाँ पर कॉमन है? 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो आप क्या कहेंगे? 2, 3 ये आपका इंटरसेक्शन में जो है वो आ जाएगा। यही अगर आपसे क्या पूछा गया होता? यूनियन पूछा गया होता, तब आप क्या करते? सारी चीज़ों को लिखते, पर जो आपकी
चीज़ डबल बार आई है उसको आप एक ही बार जो है वो लिखेंगे। कुछ इस प्रकार से, जैसे 1 है आप इसको लिखेंगे, 2 आपका 2 बार आया पर लिखेंगे आप एक ही बार, 3 आपका 2 बार आया लिखेंगे आप एक ही बार, और 4 भी आपका एक बार आया, तो ये आपका यूनियन जो है वो हो जाएगा। ये इंटरसेक्शन और यूनियन में छोटा सा डिफरेंस होता है, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इसी को अगर मैं चित्र के तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँ, तो जैसे कि ये आपका एक गोला है जो कि आपका ए मान लीजिए, और एक आपका बी दे रखा है कुछ इस प्रकार से, जो बी है, इसमें जो दोनों में कॉमन भाग आ रहा है ये आपका क्या है, ये आपका इंटरसेक्शन है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आपका ये जो है वो होता है, जिसमें जो कॉमन होता है वो लिखा जाता है। एक अगर आपको याद होगा तो दूसरा ऑब्वियसली इसमें सारी चीज़ें लिखेंगे तो दूसरा आसानी से आपको याद रहेगा। उसके बाद आपका जो चैप्टर है वो गुणनखंड वगैरह वाला है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर आपका माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य उस पर बेस्ड है। तो समांतर माध्य का आपको सूत्र पता होना चाहिए, बाकी तो सारी चीज़ें आप अलग से देख सकते हैं। समांतर माध्य का सूत्र होता है आपका कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये आपका जो है वो होता है, जैसे कुछ आपके पद दे रखे हैं 56, 42, 40 इस प्रकार से, और पूछा गया उनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, उन सबको जोड़ेंगे और जितनी बार वो नंबर आए होते हैं उतनी ही संख्या से आप डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपसे मैं कहूँ 1, 2, 3, 4, इनका आपको समांतर माध्य बताना है, तो आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और साथ में ये संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से आप समांतर माध्य निकाल सकते हैं। इसके अलावा माध्यिका की बात करें तो माध्यमिक का जो है उसका भी सूत्र अलग अलग होता है। जब बात की जाती है विषम संख्या की, तब आपका यानी कि जब वहाँ पर जो आंकड़े दे रखे होते हैं उनकी संख्या विषम संख्या होती है, तब वहाँ पर सूत्र लगता है आपका n+1/2 वे पद का मान। मेन आपको मैं जो सारी फॉर्मूले हैं वो रिवाइज करा रहा हूँ, और यही अगर आपसे सम वहाँ पर हो जाए, यानी कि जो माध्यिकाएं के लिए पद दे रखे हैं वो सम संख्या है उनकी, तब आप सम का फॉर्मूला लगाते हैं, और वो होता है आपका n/2 वे पद का मान और प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान। ये जो है आपका होगा, और टोटल का आप बटे जो है वो 2 करेंगे, तो वहाँ पर वैल्यू आप रखते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आपके आंकड़े दे रखे हैं, कोई भी नंबर दे रखे हैं कि 10, 12, 8, 9, किसी भी प्रकार से उनकी माध्यिका निकालनी है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उनको आप क्रम यानी कि आरोही क्रम जो है उसमें अरेंज कर लेते हैं। छोटे से बढ़ते हुए क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं, तो वो जरूर कर लीजिएगा, वरना जो आपका आंसर है वो वहाँ पर गलत हो जाएगा। बात करते हैं अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, घन घनाभ अवधारणा आयतन संपूर्ण प्रश्न उस पर बेस्ड, उसकी बात करते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है बैक टू बैक, तो आप सभी का एक लाइक तो बनता ही है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगा कि आपका थर्ड सेमेस्टर का जिस भी सब्जेक्ट का जब भी पेपर हो, आप अपना पेपर जो है फेसबुक पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, उस पर भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपका पेपर का जो सॉल्यूशन है वो जो है जल्दी से जल्दी जो है आपको दे पाऊँ। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है उसका जो पीडीएफ है, फ़ोटो है, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत लेट मिली थी, इसलिए मैं पेपर का सॉल्यूशन भी काफ़ी लेट जो है वो करा पाया था। तो कोशिश कीजिए जैसे ही आपका एक पेपर ख़त्म होता है, उसी समय वही पेपर जहाँ पर भी आपका सेंटर गया है वहीं पर फ़ोटो जो है वो भेज दीजिए, अगर आप सक्षम हैं पेपर की फ़ोटो भेजने में, ताकि मैं समय रहते आपको जो है पेपर सॉल्यूशन है वो जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ। तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी आप भेज सकते हैं फेसबुक पर। दूसरा मैंने एक टेलीग्राम पर एक नंबर भेज दिया था, उस पर भी आप जो है मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिए वो नंबर है, वहाँ पर भी आप मैसेज करके फ़ोटो जो है वो भेज सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारा जो चैप्टर है घन घनाभ की। तो सबसे पहले बात करते हैं घन की। घन का जो सूत्र होता है किसका, आयतन का, तो आप क्या कहेंगे, घन का आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब, जिसे हम भुजा क्यूब के नाम से जो है वो जानते हैं। तो भुजा क्यूब जब बात की जाती है तो इसका मात्रक आप घन सेंटीमीटर लिखते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, वर्ग सेंटीमीटर ना लिखाइएगा। फिर बात करते हैं, ये घन हो गया आपका, फिर यानी कि ये आयतन हो गया, फिर होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल होता है 6a² वर्ग सेंटीमीटर। और एक और होता है आपका विकर्ण,
इसकी अगर बात करें तो a√3, या इसी को आप भुजा √3 भी कह सकते हैं, a की जगह भुजा रखकर, कि भुजा √3 आपका जो है वो विकर्ण का सूत्र जो है वो घन का जो है वो होता है। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न जो है वो पूछ जाते हैं। ये हो गया आपका घन के संदर्भ में। घन का आप आकृति तो सभी लोग जानते हैं, इस प्रकार से जैसे पासा होता है ऐसी आकृति जो है आपकी होती है। फिर बात करते हैं घनाभ की। तो घनाभ का सबसे पहले आयतन की बात करें तो आप क्या कहेंगे, आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घन सेंटीमीटर जो है इसका घनाभ का आयतन हो जाएगा। फिर बात करते हैं घन के विकर्ण की। तो आप क्या कहेंगे, अंडर रूट में आपका L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो हो जाएगा। सारी चीज़ों को रब करते हैं। विकर्ण के अलावा एक और सूत्र है इसी का, संपूर्ण पृष्ठ का घनाभ का। वो क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये आपका सूत्र हो जाएगा और साथ ही साथ वर्ग सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। तो ये आपका दोनों ही हो गए, घन और घनाभ। अब जैसे हम बात करते हैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है। लिखा होगा आपसे, जैसे एक घन की भुजा आपको दे रखी है, प्रश्न में 3 सेंटीमीटर दे रखी है और आपसे पूछ लिया गया इसका आयतन बताइए। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो 3 का क्यूब कितना होगा, 9 होगा। तो नहीं, 3 का क्यूब 27 होगा। तो आप क्या कहेंगे, 27 घन सेंटीमीटर जो है आपका आंसर हो जाएगा। 27 घन सेंटीमीटर, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन यहीं से आपका आया था प्रीवियस 2017 में, कि लकड़ी के घनाभ जो था उसके आकार के टुकड़े की लंबाई आपको 75 सेंटीमीटर दे रखी थी, चौड़ाई आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी थी और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दे रखी थी। और इसी में से 15 सेंटीमीटर लंबे यानी लंबाई और 3 सेंटीमीटर जो आपकी चौड़ाई है, और साथ ही साथ आपका 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसके कितने गुटके जो है वो बनाए जा सकते थे, ये प्रश्न पूछा गया था। अब ये आपका यही चैप्टर से है। अब कैसे है, ये आपकी बड़ी वाली लेंथ है और इसमें से पूछा गया इस इतनी लंबाई के कितने गुटके काटे जा सकते हैं। तो गुटकों की संख्या निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं और कुछ नहीं करना है। तो 75 गुणे 15 गुणे 5, यही आपका घनाभ का आयतन भी होता है। तो इसका आयतन बटे एक गुटके का आयतन, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 75 गुणे 15 गुणे 5 बटे 15 गुणे 3 गुणे 1, तो आपका 125 सेंटीमीटर इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा। तो बने गुटकों की संख्या, ये सेंटीमीटर नहीं संख्या होगी ना, तो संख्या पूछी गई तो 125 संख्या जो है आपका हो जाएगा। इसी प्रकार बात कर लेते हैं बेलन और शंकु के भी सूत्र की, क्योंकि उस पर बेस्ड डायरेक्ट पूछ लिया था। तो बेलन की सबसे पहले बात करते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। बेलन का जो आयतन होता है इसके सूत्र की बात करते हैं। तो आपका क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर एच घन सेंटीमीटर। ये जो है आपका सूत्र होता है बेलन के आयतन का। फिर बेलन का ही अगर आपसे वक्र पृष्ठ पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठ आपका हो जाएगा 2πr/h वर्ग सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। वक्र पृष्ठ हो गया, आयतन हो गया। तीसरा होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या क्या सूत्र होता है आपका, शॉर्ट में मैंने सा और पा लिख दिया है। संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका 2πr/h प्लस आर, ये होता है। तो ये तीनों सूत्र ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट इस पर बेस्ड आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका बेलन। बेलन की आकृति आप सभी ने तो देखी ही है, इस प्रकार से होती है। और इसी में जो है ये h आपकी ऊंचाई होती है और r जो है इस प्रकार से यहाँ पर त्रिज्या होती है। ये आपका बेलन हो गया। बात कर लेते हैं आपका शंकु की। शंकु भी आपके कोर्स में है। बाकी अब तो ऐसा पेपर आने लगा है कि आपके कोर्स में क्या है क्या नहीं, उसके बाहर की ही चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। ये आपका शंकु जो है वो होता है, शंकु का ये चित्र। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, अभी मैं फिर से कह रहा हूँ कि कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चन है, रेलगाड़ी वाले या कह सकते हैं लाभ हानि वाले, इस टाइप के प्रश्न आपके पूछे गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो पूरे पूरे चांसेस हैं आपके में भी पूछे जाएं। तो आपका फर्ज ये बनता है कि आपको वो टाइप के प्रश्न भी देख के जाने होंगे। यहाँ पर तो मैं आपको कोर्स का ही करा रहा हूँ, क्योंकि उसका कोई क्षेत्र तो सीमित है नहीं जो मैं यहाँ पर उसको शामिल कर दूँ, वरना मैं आपको बता देता अगर आपके कोर्स में होता। पर आपको देख के अवश्य जो है वो जाना चाहिए। शंकु के आयतन की बात करें क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच घन सेंटीमीटर जो है आपका हो जाएगा, ये आयतन होगा। फिर शंकु की ही बात करें तो इसका वक्र पृष्ठ आपका क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ, तो आप क्या कहेंगे, पाई आर एल वर्ग सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। फिर बात करते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो ये आपके 3 सूत्र होते हैं, वो आपका हो जाएगा बेलन का, ये शंकु का। इसके अलावा वृत्त भी आपके कोर्स में, तो वृत्त के 2 ही फॉर्मूले होते हैं। वृत्त का जो है वो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका होता है पाई आर स्क्वायर, और जो वृत्त की जो परिधि होती है जिसको हम चारों तरफ का एरिया कह सकते हैं, जैसे कि ये आपका वृत्त है तो इसका जो चारों ओर का भाग होता है उसी को परिधि कहते हैं। तो ये आपका 2 पाई आर होता है, ये भी दोनों ध्यान रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ जा सकते हैं। बाकी और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि आयत है, समांतर चतुर्भुज है, या कह सकते हैं वर्ग है, इन पर बेस्ड नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं आपसे कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, विकर्ण उसका भुजा √2 होता है वर्ग का। त्रिभुज में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो ऐसे बहुत से हैं जो आपके कोर्स में नहीं होने के बावजूद पूरे चांसेस में पूछे जा सकते हैं। तो फॉर्मूले एक बार रिवाइज करके अवश्य जाइएगा ताकि प्रश्न कहीं से भी किसी भी प्रकार से जो है वो आए आप कर ले जाएं। तो मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें एक एक बार टच करा दी हैं, पर डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखा दी थी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसी के साथ हमारे आज का वीडियो जो है वो समाप्त होता है। अब एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न है आपका, आप इस वीडियो का, कि 9 की पावर आपको 1/2 दे रखी है, मल्टीप्लाइड 4 की पावर आपको 1/2 दे रखी है, इसका मान आपको बताना है। 4 ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं यहाँ पर। ए ऑप्शन होगा आपका 5, बी ऑप्शन होगा आपका 6, सी ऑप्शन होगा आपका 7 और डी ऑप्शन होगा आपका 8। तो ये 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा, तरीका मैंने बताया था। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो जो है वो समाप्त होता है। सभी सब्जेक्ट की थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और टेलीग्राम पे मैंने एक एक प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो भेज दी थी, वहाँ से आप जो है उसे कॉपी कर सकते हैं और जो भी चीज़ें आपको देखनी है जिस सब्जेक्ट की वो वहाँ से आप देख सकते हैं। और एक और नॉर्मल तरीका होता है कि आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पर, जैसे आपको इंग्लिश देखना है तो बालाजी स्टडी अड्डा इंग्लिश आप इस प्रकार से सर्च करेंगे तो आपको वैसे भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसी के साथ हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। इतनी सारी हम आपके लिए बैक टू बैक मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। और जो मैंने आपको बताया कि पेपर होने के बाद पेपर अवश्य भेज दीजिएगा, यदि आप भेज सकते हैं तो वो आपको टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगी, या डायरेक्ट भी आप बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वो सभी लिंक फेसबुक की और जो टेलीग्राम नंबर की मैंने बताई वो मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।